हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी गुलशन खातून फ्रॉम इजी स्टडी बाय गुल। आज के इस सेशन में हम क्लास 10th के साइंस बायोलॉजी चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इससे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। देखिए, अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जी पाएंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो फिर हमें इतनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इसका आंसर कुछ भी हो, बट एक बात तो श्योर है कि हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास देख पाते हैं वो इसी प्रोसेस की वजह से देख पाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तभी उसकी स्पीसीज कंटिन्यू रहती है। रिप्रोडक्शन से इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये कंटिन्यूटी बनाए रखता है किसी भी स्पीसीज के, ठीक है। स्पीसीज मतलब प्रजाति, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हम इंसानों का एक प्रजाति, हम सारे इंसान एक जैसे हैं ना, एक सिर है, दो आँख है, एक नाक है, समझ रहे बात। उसी तरह अगर आप कोई भी टाइगर देख लो, जितने टाइगर है सब दिखने में एक जैसे हैं, है कि नहीं। लायन को देख लो, सब एक जैसे दिखने में। आप काऊ को देख लो, गाय को देख लो, सारी गाय एक जैसे दिखते हैं। बट अगर मैं बोलूँ टाइगर और गाय एक जैसा है तो क्या ये एक जैसा है? नहीं है ना, क्योंकि टाइगर का स्पीसीज अलग है और गाय का स्पीसीज अलग है। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो इतना तो अभी हमें समझ आ गया कि एक्शंस का इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या करता है, किसी भी स्पीसीज को कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है, ठीक है। और अगर कंटिन्यूटी रहता है तभी हम उसको देख पाते हैं, राइट। तो मतलब हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस से हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नोटिस कर पाते हैं, ठीक है। वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस्ड। हम ऑर्गेनिज्म को क्यों नोटिस करते हैं? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका प्रजाति बढ़ जाता है। अगर वो प्रजाति रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो वो एक दिन गायब हो जाएगा, है कि नहीं। और ना हम देख पाएंगे ना हमारे आने वाली जनरेशन उनको देख पाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो वो आपके नोटिस में नहीं आएगा, बट उसके स्पीसीज बहुत सारे जब हो जाएंगे ना तब वो हमारे नोटिस में आते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे लार्ज नंबर में होंगे ऑर्गेनिज्म? थ्रू दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस? रिप्रोडक्शन। कि हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज? यस, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे सेम स्पीसीज को बिलोंग करता है ये हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या देखेंगे? ऑफ कोर्स हम उसका क्या देखते हैं, फीचर्स देखते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, कि कोई इंडिविजुअल हमसे बिलोंग करता है, कौन से स्पीसीज को बिलोंग करता है? तो बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। कैसे देखेंगे? क्योंकि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म या दो इंडिविजुअल सिमिलर दिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो कैसे सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होता है जो कि बहुत ही एक दूसरे से सिमिलर दिखता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया रिप्रोडक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है। रिप्रोडक्शन हेल्प करता है मेंटेन करने में किसी भी स्पीसीज का कंटिन्यूटी को, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी स्पीसीज जो आज हम देख पाते हैं आने वाले जनरेशन उस स्पीसीज को नहीं देख पाएंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Do organism create exact copies of themselves? क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपने जैसा? मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना बच्चा पैदा करता है वो एग्जैक्ट होता है? चलिए इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी स्पीसीज का आप ले लीजिए, अगर हम हर बार देखिए अपने ह्यूमन बीइंग का ही बात करेंगे क्योंकि हम भी एक स्पीसीज को ही बिलोंग करते हैं, राइट। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग का देखेंगे तो हम सब देखने में कैसे हैं? जैसे मेरे दो हाथ है, दो पाँव है, आपके भी दो हाथ होंगे, दो पाँव होंगे, एक सिर होगा, है कि नहीं। ये कुछ सिमिलर करे बॉडी डिजाइन है जो हर इंसान में होंगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों सिमिलर दिखता है? क्योंकि उसका बॉडी डिजाइन क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है। और अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर होगा तो जो ब्लूप्रिंट होता है ना बॉडी डिजाइन का वो भी क्या होगा? हमारा सिमिलर होगा। अब ये ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में क्या होता है? आपकी बॉडी डिजाइन का इंफॉर्मेशन होता है, कैसा आपका बॉडी डिजाइन होगा,
कैसा आपका स्ट्रक्चर होगा, ये गिवन होता है ब्लूप्रिंट पे। तो अगर ब्लूप्रिंट सबका सिमिलर होगा, तभी तो सब दिखने में भी सबका बॉडी डिज़ाइन भी कैसा होगा, सिमिलर होगा। ठीक है। Thus reproduction at the most basic level will involve making copies of blueprint of the body design। तो रिप्रोडक्शन क्या है, उसके अगर मोस्ट बेसिक लेवल हम देखें तो रिप्रोडक्शन में मेन बेसिक लेवल क्या है, मेकिंग ऑफ कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन। ठीक है, बॉडी डिज़ाइन का जो ब्लूप्रिंट होगा उसी का कॉपीज बन रहा है ना, तभी तो हर इंडिविजुअल सेम दिखने में सिमिलर है। ठीक है, एक ही प्रजाति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। देखो क्रोमोसोम क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक सेल होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होगी। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, एंड इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ओके, और ये इंफॉर्मेशन क्या होता है, पास होता है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। किस फॉर्म में पास होता है, डीएनए के फॉर्म में पास होता है। ठीक है, एंड क्या है डीएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत बच्चे को ये भी नहीं पता होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, ये बात समझ आ गई होगी कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, और इस क्रोमोसोम होता है इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, डीएनए के फॉर्म में पास होता है। एंड डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए कहाँ होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है, और इसी डीएनए से इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है, और प्रोटीन जैसे कि मसल बनता है ना हम लोगों के बॉडी में। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, ठीक है, तो जो हमारे जो प्रोटीन बनेंगे वो भी कैसा बनेगा, डिफरेंट बनेगा। ठीक है, और डिफरेंट प्रोटीन बनेगा तो इवेंचुअली हमारे बॉडी का डिज़ाइन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट बनेगा। बात आ रही है समझ में। ठीक है, देखो अब अभी तक हमने क्या समझा कि किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, और इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, और ये डीएनए पेरेंट्स से जनरेशन में पास होता है। ठीक है, इतना हमने समझा। और ये डीएनए में क्या होता है, डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये डीएनए का इंफॉर्मेशन यूज़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनता है, जो कि मसल्स वगैरह हमारे बॉडी में जो बनते हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाएगा, तो प्रोटीन जो बनेगा ना उसमें भी क्या आएगा, चेंजेस आ जाएगा। और अगर प्रोटीन में बनने में चेंजेस आएंगे तो हमारी जो बॉडी डिज़ाइन होंगी वो भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। है कि नहीं, सिंपल है। ठीक है, सो देखो वही चीज़ बातें कही गई है कि इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। अगर इंफॉर्मेशन चेंज होगी डीएनए में तो प्रोटीन जो बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। ठीक है, एंड अगर डिफरेंट प्रोटीन बनेगा तो इवेंचुअली जो अल्टर्ड मतलब इवेंचुअली हमारी बॉडी डिज़ाइन क्या हो जाएगी, डिफरेंट। अल्टर्ड मतलब डिफरेंट हो जाएंगी बॉडी डिज़ाइन भी। ठीक है, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का एक बेसिक इवेंट क्या होता है, डीएनए का कॉपी करना। और सेल क्या कौन सा रिएक्शन यूज़ करता है डीएनए को कॉपी करने के लिए, केमिकल रिएक्शन यूज़ करता है। ये याद रखिएगा, सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपी ऑफ देयर डीएनए, एंड दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल। मतलब क्या बोला है, देखिए ये आपका डीएनए हो गया। ठीक है, और ये डीएनए कॉपी करेगा इंफॉर्मेशन और करके एक अनदर डीएनए बना देगा, और जितनी इंफॉर्मेशन थी इसमें वो पास कर देगा दूसरे डीएनए में कॉपी करके। तो अब ये 2 कॉपी बन गया, तो अब ऐसा भी नहीं है कि एक बार डीएनए कॉपी हो गया तो उसको बाहर कर देंगे तो एक इंडिविजुअल हो जाएगा या एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हो गया। नो, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में डीएनए के साथ साथ एडिशनल सेलुलर apparatus भी बनते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डीएनए कॉपी इज accompanied बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर apparatus। ठीक है, डीएनए के साथ साथ सेलुलर apparatus भी बनते हैं। सेलुलर apparatus जैसे कि गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना उसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर apparatus कहते हैं। ठीक है, तो ये भी साथ साथ बन जाते हैं। देन सेल क्या करता है, फिर इसके साथ डिवाइड कर जाता है। तो इतना आपने समझा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
हमने देखा अभी तक कि सेल क्या यूज़ करता है, केमिकल रिएक्शन करता है डीएनए कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन ना एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होते हैं। मतलब सेल जो केमिकल रिएक्शन यूज़ करके डीएनए का जो कॉपी बनाता है ना, ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा इसके जैसा, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होंगे, ठीक है। देयरफॉर it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. Therefore हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि हर बार जब DNA कॉपी होगा उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगा. And as a result, the DNA copy generate will be similar but may not be identical to the origin. And जिसकी वजह से जो आपका DNA कॉपी बनेगा वो सिमिलर तो होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि एक सिर होता है, दो हाथ होता है, दो पाँव होता है, ये होंगे बट एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब क्या है, देखो जब ये आपका डीएनए कॉपी हुआ तो यहाँ पे आपका डीएनए कॉपी हो गया ना, तो ये एग्जैक्ट रिलायबल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन आएंगे। पेरेंट्स से जो कैरेक्टर इसमें पास होके आए हैं ना, उस कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज द चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज़ नॉट एग्जिस्टेंट इन देयर पेरेंट्स। समझ आए बात, ऐसे कैरेक्टर में चेंजेस आ जाएंगे जो उनके पेरेंट्स में नहीं थी वो कैरेक्टर, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। क्लियर। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद सेलुलर एपरेटस इट इनहेरिट्स। तो हमने ऊपर देखा था कि जब भी डीएनए कॉपीज होता है अपने साथ साथ वो क्या बना लेता है, सेलुलर एपरेटस भी बनाता है। और ये जब वेरिएशंस, कभी कभी ये वेरिएशन इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाता है ना, मतलब इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है उस वेरिएशन में कि वो डीएनए कॉपी सेलुलर एपरेटस के साथ काम ही नहीं कर पाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूबॉर्न सेल सिंपली क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट जनरली ऐसा नहीं होता कि हर डीएनए कॉपी में इतनी ज़्यादा वेरिएशन जनरली नहीं आती है, कभी कभी ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। एंड वो जनरली वो वेरिएशन ऐसा होता है कि वो सेलुलर एपरेटस के साथ काम कर जाता है एंड वो सेल सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसमें हमेशा वेरिएशन देखने को मिलेगा और इसी वेरिएशन के कारण हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो इनबिल्ट टेंडेंसी है ना, मतलब जब भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, वेरिएशन होगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये याद रखना, रिप्रोडक्शन है मतलब उसमें हमेशा क्या होगी, वेरिएशन होगी। और वेरिएशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एवोल्यूशन देखने को मिलता है। आपको कुछ एग्जांपल्स का हम पिक्चर यहाँ दिखा रहे हैं, इसको देख के समझिए। देखिए पहले क्या होता था, पहले कुछ हम लोग कुछ ऐसा दिखते थे, ठीक है। फर्स्ट वाली पिक्चर को देखिए, पहले हम कुछ ऐसा दिखते थे और अभी जैसा हम दिख रहे हैं, ये लास्ट वाली पिक्चर को देखिए। तो ये एक दिन का चेंजेस नहीं, ये क्या हुआ, जैसे कि देखो उस समय के जो फर्स्ट वाली पिक्चर है ना, जब फर्स्ट टाइम हमारे जो स्पीसीज आए थे इस दुनिया में, उनका लुक्स कुछ ऐसा था, ठीक है। उनके बच्चे पैदा होते गए, उनके डीएनए कॉपीज पास होते गए, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन पास होते गया, ठीक है। वेरिएशन बनते गया एट द एंड फाइनल जो अब हम अपने आप को देखते हैं, ये हमारा फाइनल चेंजेस है। और ऐसा नहीं कि अब वेरिएशन नहीं हो रहा, वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अभी हमने देखा ऊपर कि वेरिएशन क्या में हेल्प करता है, वेरिएशन हेल्प करता है इवोल्यूशन में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंस गिवन है वेरिएशन के बारे में। चलिए तो देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेस इन एन इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ क्या बोला गया कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन है, वो कोई वेल डिफाइंड प्लेसेस में और नीचेस में रह रहा है। तो प्लेसेस वेल डिफाइंड मतलब कोई अच्छी सी ख़ास जगह में, नीचे जहाँ पे वो रहता है वहीं के रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। और वहीं पे वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है वहीं पे रह के, ठीक है। अब मान लीजिए उस नीचेस में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना
अप और डाउन, वाटर लेवल्स बढ़ जाएगा या वाटर लेवल घट जाएगा, देयर कुड बी मेटेराइट हिट्स, या फिर कोई टूटा हुआ तारा हिट कर जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ भी हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इफ ए पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेर सूटेड टू पर्टिकुलर नीच एंड इफ द नीच वेर ड्रास्टिकली अल्टर, मान लीजिए कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर नीचेस में रह रहा है, तो अगर उस नीचेस में ड्रास्टिकली कुछ चेंजेस आ जाए, अल्टर्ड, ड्रास्टिकली अल्टर मतलब कुछ चेंजेस आ जाए, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ जाना या घट जाना, या वाटर लेवल का बढ़ जाना या घट जाना, ठीक है, तो द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, तो क्या होगा, ये पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। However, if some variant to be present in a few individual in this population, लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस से कर रहे थे, तो उनमें से किसी न किसी में कुछ तो वेरिएशन आया होगा, वो जो चेंजेस हुए थे उनके नीचेस में, तो जिनमें वेरिएशन आया होगा रिप्रोडक्शन की वजह से, वो क्या होंगे, वो सह सकेंगे उस चेंजेस को, ठीक है, और उनका सर्वाइविंग का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, है कि नहीं। तो जिनमें वेरिएशन था वो क्या कर रहा है, वो बच जा रहा है, और जिनमें वेरिएशन नहीं था बाकी सब क्या हो जाएंगे, उस ड्रास्टिक चेंज की वजह से उनके नीचेस में जब ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएगा, नीचेस का मतलब जिस रिसोर्सेज को यूज़ करे, फॉर एग्जांपल अगर कोई कुछ पानी में रह रहा है तो वो उनके नीचेस क्या है, वो वाटर रिसोर्स हुआ ना, ठीक है। कोई अगर हम ह्यूमन बींग कहाँ रह रहे हैं, लैंड में रह रहे हैं, तो हमारा नीचेस क्या हुआ, लैंड हो गया, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक पॉपुलेशन है, किसी नीचेस में रह रहा है, और उस नीचेस में ड्रास्टिकली कुछ अल्टर्ड आ गए, मतलब कुछ चेंजेस आ जाए, तो वो पॉपुलेशन क्या होगा, वाइप्ड आउट हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से प्रोड्यूस कर रहे थे अपने, तो उनमें किसी न किसी में कुछ वेरिएशन आया होगा, तो जिनमें वेरिएशन होगा वो क्या होगा, उनकी सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है, और वो सर्वाइव कर जाएंगे। चलिए, तो चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। इफ़ देयर वेर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, तो कुछ पॉपुलेशन है जो वाटर में रह रहा है, वो वाटर कैसा है, टेम्परेट वाटर है। टेम्परेट का मतलब ना ही ज़्यादा टेम्परेचर ना ही कम टेम्परेचर, मीडियम होगा टेम्परेचर, ठीक है। एंड इफ द वाटर टेम्परेट वेयर टू बी इंक्रीज बाई ग्लोबल वार्मिंग, अब क्या हुआ, अगर उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, किस वजह से बढ़ गया, बाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होंगे मर जाएंगे, लेकिन जिनके अंदर बट फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्ट टू हीट वुड सर्वाइव, लेकिन जिनके अंदर वो वेरिएशन थे, ठीक है, वेरिएशन थे कि वो हीट को सह पाए, ठीक है। मान लीजिए किसी के अंदर ऐसा वेरिएशन था कि वो जो हीट जो बढ़ गया था, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया था, वो हीट को सह पाया, ठीक है, तो वो क्या कर पाएगा, वो सर्वाइव कर जाएगा एंड ग्रो हो जाएगा आगे जाकर। लेकिन जिनके अंदर वो वेरिएशन नहीं था, मतलब उनके माता पिता, वो सब क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएशन क्या में दस हेल्प करता है, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो वेरिएशन क्या में हेल्पफुल करता है, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज में हेल्प करता है, किसी भी स्पीसीज प्रजाति का सर्वाइविंग में हेल्प करता है ओवर ए टाइम, ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सो डीएनए कॉपी का इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा रिप्रोडक्शन में, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ये देखिए, डीएनए क्या करता है, इट डिटरमाइन द बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्योंकि डीएनए में ही क्या होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, प्रोटीन कैसा बनेगा यही बनाता है, एंड उस इन्फॉर्मेशन में अगर चेंजेस आ गए तो प्रोटीन भी जो फॉर्मेशन होगा प्रोटीन का वो भी डिफरेंट होगा, और प्रोटीन अगर डिफरेंट होगा तो बॉडी डिज़ाइन भी अल्टीमेटली कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, डीएनए डिटरमाइन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स का बॉडी स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा डीएनए इम्पोर्टेंस, डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। तो देखिए यहाँ बोला कि वेरिएशन क्यों बेनिफिशियल है स्पीसीज के लिए लेकिन इंडिविजुअल के नहीं। तो इसके लिए आंसर अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि वेरिएशन कैसे बेनिफिशियल है किसी भी स्पीसीज के लिए, ठीक है, उसके सर्वाइवल के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से
इफ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से लेके आप पूरे यहाँ तक लिख दीजिएगा। इसका आंसर यहाँ से ये पूरी लाइन, इससे लेके ये पूरी लाइन हो जाएंगी यहाँ तक, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और रिप्रोड्यूस करता है चाइल्ड को, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है एंड दोनों मिलके बच्चे को पैदा। तो असेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स से बच्चे प्रोड्यूस्ड होते हैं और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होकर बच्चे प्रोड्यूस्ड होते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आप क्या लिख लोगे, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज asexual reproduction। and sexual reproduction क्या हो जाएगा, the process in which 2 parents involve and produce individual is called sexual reproductions, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 6 डिफरेंट मेथड होते हैं। तो सबसे पहला जो अपना मेथड है हम पढ़ेंगे फ्यूजन, ठीक है। तो देखिए फ्यूजन में क्या है, For unicellular organism, cell division और fusion to the creation of new individual। तो फ्यूजन किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सेल डिवीजन करता है एंड क्या लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और सेल डिवीजन करके एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर जाता है, ठीक है। तो इसमें मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो हम देखेंगे कि इसमें बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ है। फ्यूजन क्या होता है, तो फ्यूजन किस में देखने को मिलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सेल का डिवीजन करना, ठीक है। और एग्जाम्पल्स किस में देखेंगे हम, ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में दिखाई देता है। ये दोनों क्या करते हैं, सिंपली स्प्लिट अप कर जाते हैं 2 इक्वल हाफ्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अमीबा में क्या बोला गया है, ये अमीबा का आपको दिख रहा है, एक से इसमें सेल का डिवीजन हो रहा है। सेल के अंदर देखिए न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है और यहाँ पे वो डिवीजन पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेलुलर एपरेटस जितने हैं वो सब कॉपी हो गए और इस पार्ट में आके दोनों सेल 2 डॉटर सेल डिवाइड करके प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो जाता है अमीबा में, लेकिन इन एनी प्लेन, मतलब आप इसको यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो या फिर यहाँ से भी ये डिवाइड हो सकता है या फिर यहाँ से भी डिवाइड हो, किसी भी प्लेन से ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने, फ्यूजन्स किस में होते हैं, मेनली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में होते हैं। तो अमीबा का एक एग्जाम्पल्स यहाँ हमें डायग्राम बना के दिखा दिया गया। इसमें देखो अमीबा क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब तो सिंपली डिवीजन, सेल का डिवीजन होता है, बट क्योंकि अमीबा क्या करता है, 2 इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। एक और एग्जांपल आपका दिया गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा, लिस्मीनिया, ठीक है। ये क्या कोज करता है, काला आजार कोज करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये भी क्या शो करता है, बाइनरी फ्यूजन शो करता है, बट इन ए डेफिनाइट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दिस स्ट्रक्चर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लिस्मीनिया का जो बाइनरी फ्यूजन होगा ना, वो एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन में होगा, ठीक है, किसी भी प्लेन से ये नहीं होगा। अमीबा में हमने क्या पढ़ा था कि वो किसी भी प्लेन से डिवाइड कर जाता था, बट लिस्मीनिया में क्या कहा जा रहा है कि एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन में होगा। मतलब आप देखिए इनका ये सेल है, ठीक है, सेल ने कॉपी किया, 2 सेल बना लिया यहाँ पे, ठीक है, फिर वो दोनों सेल अलग हो गया, बट डिवीजन कहाँ हो रहा है, ये वाली पोर्शन में हो रहा है, और देखो ये वाली पोर्शन, ठीक है। और ये जाके यहाँ से 2 डॉटर सेल डिवाइड करके प्रोड्यूस कर देगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका डिवीजन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ये इसी पोर्शन से होगा, ये ऐसे जाके डिवाइड नहीं करेगा, यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, नो, ये हमेशा किस डायरेक्शन में डिवीजन लेगा, इसी डायरेक्शन में डिवीजन लेगा, देखो इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बाइनरी फ्यूजन लिस्मीनिया में होता है, एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। क्योंकि ये भी 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है डिवाइड करके, तो इसको भी हम बाइनरी फ्यूजन ही कहते हैं।
तो दोनों क्या है, दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और लिस्मीनिया क्या कोज करता है, तो काला आजार कोज करता है, वेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और आपका एग्जांपल्स दिया गया है, दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्लाज्मोडियम। क्या है ये, मलेरियल पैरासाइट होता है, ठीक है, इसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये डिवाइड करता है मेनी डॉटर सेल में बाय मल्टीपल फिजन, ठीक है। हमने देखा ये सेल तो डिवाइड कर रहा है, बट ये मल्टीपल फिजन कर रहा है, एक से बहुत सारी सेल प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे, ठीक है। हमने बाकी दोनों में क्या देखा था कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे थे, इसको हम बाइनरी फिजन कह रहे थे। बट क्योंकि प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है, एक से बहुत सारे सेल में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है, मलेरियल पैरासाइट है ये, ठीक है, मलेरिया कोज करता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये तीनों आपका फिजन के ऊपर था, ठीक है ना। फिजन में हमने क्या क्या देखा, बाइनरी फिजन देखा एमीबा में, फिर बाइनरी फिजन देखा लिस्मीनिया में, ओके, एंड मल्टीपल फिजन हमने किस में देखा, प्लाज्मोडियम में देखा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अगर आपको पूछा जाए बाइनरी फिजन बताओ किस में हो रहा है, तो किस में हो रहा है, एमीबा में हो रहा है और लिस्मीनिया में हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मल्टीपल फिजन किस में हो रहा है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, प्लाज्मोडियम में हो रहा है, ठीक है। और एक बात यहाँ क्या हमने देखा था कि लिस्मीनिया क्या कोज कर रहा था, काला आजार कोज कर रहा था। उसी तरह हमने प्लाज्मोडियम में देखा, ये क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, मलेरिया कोज करता है। ये हो जाएगा यहाँ तक, आई थिंक समझ आ रही है, बातें सिंपल है, ओके। और ये तीनों क्या थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो इस मेथड में देखिए क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सिंपल होगा। प्रोडक्टिव मेथड भी कैसा होगा, सिंपल होगा। एग्जाम्पल्स किसका देखेंगे हम, स्पायरोगैरा का देख लेंगे। स्पायरोगैरा क्या करेगा, सिंपली ब्रेक कर जाएगा स्मॉलर पीसेस में, वो पीसेस को हम फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं, और वो पीसेस या फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ पिक्चर ऐसा होगा, देखो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा अंदर आपको देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो क्या करिएगा, जैसे ही ये मैच्योर होगा ना, ये किसी भी पार्ट से इस तरह ब्रेक हो जाएगा, और मान लीजिए ये ब्रेक हो गया यहाँ से, तो ब्रेक होके क्या बनाएगा, ये 2 इस तरह डॉटर सेल बना लेगा, ठीक है। और ये जो डॉटर सेल बनेगा ना, ये फिर फर्दर मैच्योर होके फिर इसी तरह स्प्लिट अप होगा, ये भी फिर इसी तरह स्प्लिट अप होगा। तो सिंपली इसका बॉडी स्प्लिट हो जाता है। और ये जो पेरेंट्स बॉडी था ना, ये पेरेंट्स बॉडी से जो एक एक ब्रेक हुआ था, ये जो पीसेस में टूट गया ना, इस पीसेस को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इसमें ये बात ध्यान रखने हैं कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिंपल होता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल स्पायरोगैरा याद रखिएगा, इनके बॉडी से ब्रेक डाउन कर जाते हैं 2 पीसेस में, एंड एक एक पीसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और वही फ्रेगमेंट्स न्यू इंडिविजुअल में डेवलप्ड होके बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। चलिए अब देखिए यहाँ पे, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यस, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। देखिए हम क्या है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो क्या हमारी बॉडी भी इस तरह सिंपली डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकती है क्या, नो, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि देखो हमारे बॉडी में सिंपली सेल से डिवीजन नहीं हो रहा, हमारे बॉडी में सेल लोग डिवाइड करके टिश्यू बनाता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, एंड ये ऑर्गन एक सिस्टमेटिक वे में हमारे बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड है, एक डेफिनाइट पोजीशन में ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ इनके ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो रीज़न यहाँ दिया गया है, द रीज़न इज दैट, क्यों नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर, बट क्यों हम सिंपली डिवाइड नहीं हो, बिकॉज हमारी बॉडी सिंपली सेल की बनी नहीं हुई है। सेल से क्या बना होता है, सेल ऑर्गेनाइज करके क्या बनाता है, टिश्यूज़ बनाता है, और टिश्यू फिर ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाता है, एंड देन ये ऑर्गन एक डिफिनाइट पोजिशंस मिल के क्या बनाता है, एक हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी बनाता है। तो ऐसे सिस्टम में सिंपली सेल का डिवीजन करना वुड बी इम्प्रैक्टिकल। So multicellular organisms therefore need to use more complex way
रिप्रोडक्शन। इसीलिए हमारे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सिंपली सेल डिवीजन से हमारे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएंगे। हमारा जो मेथड होगा रिप्रोडक्शन का वो कॉम्प्लेक्स होगा इनके कंपेयर में, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन में क्या होगा, मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो देखिए डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, डिफरेंशिएटेड के मतलब जिसके बॉडी में हर पार्ट उसका डिफरेंशिएट है, अलग अलग है, हर पार्ट डेवलप्ड है। फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है मतलब बॉडी के हर पार्ट उसका डेवलप्ड है। तो वो एबिलिटी है उसके अंदर टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। उसके बॉडी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस, मेनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। तो क्या होगा, ऐसे वाली ऑर्गेनिज्म जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म होंगे, इनके अगर बॉडी पार्ट्स कहीं से भी कट जाएंगे ना, तो ये एक पार्ट्स ना फर्दर क्या करेगा, यहाँ से ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फिर से बना लेगा। या ये मिडिल पार्ट ही आप ले लो, तो ये भी फर्दर क्या आपको दिखाई देगा, ग्रो होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। एक एक पीसेस उसका कटा वाला पीसेस आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कर जाएगा। तो जैसे कि आपको एग्जांपल्स ग्रुप में रीजनरेशन मेथड को कौन यूज़ करता है, तो एनिमल्स लाइक हाइड्रा यूज़ करता है एंड प्लेनेरिया में आपको देखने को मिले। इनके एग्जांपल्स आपको सबको अच्छे से लर्न करने, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो रीजनरेशन हमें किन में देखने को मिलेगा, कौन से एनिमल्स में, हाइड्रा में एंड प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अगर इनके बॉडी को कट कर दोगे नंबर ऑफ पीसेस में ना, तो वो एक एक पीसेस फिर से ग्रो कर जाएंगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, रीजेनरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। ये जो हमने बोला ना कि ये ऑर्गेनिज्म को अगर आप यहाँ से कट करोगे तो ये वाला पार्ट फिर रीजेनरेट कर जाएगा। तो ये क्यों कर पा रहा है पता है, इनके पास क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है, जो बाकी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि क्यों ये कैपेबल है। इनके बॉडी पार्ट जब कट हो जाते हैं तो वो पूरी एक कट हुई पार्ट एक रीजनरेट कैसे कर पाता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ये सेल क्या करता है, दिस सेल क्या करता है, ग्रोथ कर जाता है और बहुत सारी सेल बना लेता है। एंड फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यू, ठीक है। एंड दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। और ये जो चेंजेस होता है एक सीक्वेंस वे में होता है और इस तरह एक ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है ना, देखो इसका अगर आप यहाँ से कट करो चाहे यहाँ से कट करो, तो देखो एक एक पार्ट, ये वाली पार्ट पूरी फुल डेवलप्ड हो गई, ये वाली पार्ट से भी देखो फुल एक ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो गई, और उसकी पूंछ वाली पार्ट से भी ये ऑर्गेनिज्म फुल्ली डेवलप्ड हो गए। और ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है, स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फुल्ली रीजनरेट कर पाता है अपनी बॉडी के किसी भी कट वाली पार्ट से। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं, ठीक है, समझ आ गए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रीजेनरेशन में आपको एग्जांपल याद रखने, ये हमें किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, ओके। However, regeneration is not same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। मतलब देखो हम क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन एज ए रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या बोला गया कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड नहीं रहते कि उनको कोई आके कट करे तब वो जाके ग्रो हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको तो डिपेंड होना पड़े, अगर कहीं कट जाएगा तब ये ग्रो करेंगे, उनका वो कट वाला पार्ट फिर वो ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए रीजनरेशन मेथड को हम कंसिडर नहीं करते एज ए रिप्रोडक्शन मेथड में, ठीक है। इसका एग्जांपल्स जो हम डेली अपने घर में भी देख सकते हैं, आपने देखा होगा लेज़ार्ड, जो घर में लेज़ार्ड होते हैं वाल पे चलते हैं, उनका अगर कभी पूंछ कट जाए तो देखो वो फिर से वो पूंछ कुछ समय बाद आपको दिखेगा ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, रीजनरेशन मेथड ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम रीजनरेशन मेथड को एज ए रिप्रोडक्शन नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब इनका बॉडी पार्ट्स कट होता है ये मतलब डिपेंड रहता है कट होने पे, अगर कहीं से कट हुआ तब वो ग्रो कर जाएगा,
ठीक है। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन देखने में तो सेम ही लग रहा है ना, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा था, बॉडी पार्ट्स डिवाइड करके स्मॉलर पीसेस में कट हो जा रहा था और वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो जा रहा था। रीजनरेशन में भी कुछ ऐसा हुआ, बट देखिए दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस क्या है, देखिए फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और इसकी बॉडी की डिज़ाइन कैसी होती है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और अगर हम रीजनरेशन में देखें तो ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन इनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो क्या होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, अच्छे से उसकी बॉडी फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। सेकेंड, हमने देखा कि फ्रेगमेंटेशन में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके बॉडी सिंपली ब्रेक कर जाते हैं, सिंपली फ्रेगमेंट पीसेस में टूट के न्यू इंडिविजुअल में प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। बट रीजनरेशन में हमने क्या देखा कि इधर स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसकी वजह से ये रीजनरेट करता है, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल्स देख लीजिएगा, स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है और रीजनरेशन आपका हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में, ठीक है। तो और ये याद रखिएगा कि हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट हम ना ही रीजनरेशन कर सकते हैं ना ही फ्रेगमेंटेशन मेथड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों में क्या है, सेल टू सेल जस्ट सेल का डिवीजन हो रहा है, जस्ट सेल का ग्रोथ हो रहा है। बट हमारे में क्या है, सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, एंड एक डेफिनाइट ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड दैट्स वाई हमारे में जो वे ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बडिंग। तो देखिए बडिंग में क्या होता है, ये जनरली हमें किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। हाइड्रा में देखिए क्या होता है, बर्ड डेवलप्स एज ए आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट ए वन स्पेसिफिक साइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है कि बर्ड डेवलप्ड होता है एक स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर देख लीजिए, और इसके स्पेसिफिक साइट में क्या होता है, बर्ड डेवलप्ड करता है एज ए आउटग्रोथ, बाहर निकलते हुए, ठीक है। और वो स्पेसिफिक साइट में क्या होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, रिपीटेड सेल का डिवीजन करता है, और ये सेल डिवीजन करके यहाँ से एक टाइनी बॉडी डेवलप्ड करता है, इंडिविजुअल डेवलप करता है, ये जिसको हम बर्ड कहते हैं। जब ये बर्ड फुल्ली मैच्योर हो जाता है, ये अपनी पेरेंट्स बॉडी से डिटैच्ड कर जाता है, अलग कर जाता है, और ये एक फिर से एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रोथ कर जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। बडिंग में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है, देन ईस्ट में देखने को मिलता है, एंड स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस क्या है, देखिए कई सारे प्लांट्स में क्या देखा गया है, उनके जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, वो डेवलप कर जाते हैं न्यू प्लांट्स में अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट के पार्ट्स है ना, इसी को जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, बर्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट्स को जब हम अंदर एप्रोप्रिएट कंडीशन में लगाते हैं तो इससे न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। और इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। समझ आया वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। तो इस वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो नंबर 1 आप अंडरलाइन करते जाइएगा, दिस इज योर नंबर 1, that this property of vegetative propagation is used in method of such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses, grapes for agricultural purposes. वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मेथड में, जैसे कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में यूज़ करते हैं, और ग्रो करते हैं प्लांट जैसे कि सुगर कैन, रोजेस, ग्रेप्स, ये सब में हम यूज़ करते हैं। तो देखिए लेयरिंग में क्या होता है, आप देखिए लेयरिंग में आपने देखा होगा, लेयरिंग में क्या होता है, ये जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, इसके बहुत सारे एक स्टेम है, तो ऐसे वो नीचे जब ग्राउंड में टच कर जाता है तो इस पर क्या होता है, सोइल का लेयर फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद इस स्टेम में या ब्रांच आप कह लो जो लटक गया, जो ग्राउंड से टच कर गया है ना, इसके ऊपर सॉइल का डिपोजिशन होने लगता है, जमा होने लगता है। तो कुछ समय बाद इसी वाली पार्ट में जो सॉइल के अंदर दब गया है, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट निकल जाएगा और ये एक न्यू प्लांट में ग्रोथ कर जाएगा। तो इसी को हम लेयरिंग कहते हैं, ठीक है। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक मान लो ये एक प्लांट है
ठीक है, जिसका फ्रूट्स बहुत ही यम्मी वाला प्रोड्यूस्ड होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसे ही वाली प्लांट हो जिसका फ्रूट हमें ऐसे ही वाले यम्मी फ्रूट, जूसी फ्रूट्स मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले प्लांट का ये वाली पार्ट को हटा के, जो प्लांट हमारे पास है वो इतनी अच्छे फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसकी वाली अपर वाले पार्ट को लेके हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आपको मैं पिक्चर्स दिखा दूंगी और ज्वाइन कर देंगे तो कुछ समय बाद ये प्लांट ग्रो कर जाएगा और जो फ्रूट प्रोड्यूस्ड होगा ना वो एग्जैक्टली इसी प्लांट के जैसा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दो डिफरेंट प्लांट, एक तो रूट वाला जो खराब वाला प्लांट था उसको हम ऐसे ही रहने दें और अच्छे वाले प्लांट का ब्रांच को लेके आते हैं और इनका सब पार्ट को कट करके इनके रूट वाले पार्ट से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और जो प्लांट फिर ग्रो करता है वो जल्दी भी ग्रो करता है और फ्रूट भी जैसे वाली प्लांट का आपको चाहिए था वैसे ही वाली फ्रूट या फ्लावर प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। तो इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये मेथड का यूज़ किया जाता है कैसे प्लांट में, शुगर कैन में, रोजेस में, ग्रेप्स में, ये सब में। ठीक है, तो ये आपका पहला एडवांटेज हो जाएगा। हाँ, तो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हम डिफरेंट मेथड में यूज़ करते हैं, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग में। ठीक है, दूसरा आपका क्या दिया गया है, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, दैट प्लांट्स राइज बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। ये आपका दूसरा एडवांटेज हो जाएगा कि जो भी प्लांट हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से उगाते हैं, ग्रो कराते हैं ना, वो प्लांट जल्दी बियर करता है फ्लावर और फ्रूट, मतलब फ्रूट्स और फ्लावर जल्दी निकलते हैं कंपेयर टू उस प्लांट से जिसमें सीड से जो प्लांट ग्रो करता है ना उसमें जितना टाइम लगता है उसे जल्दी होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले मेथड। थर्ड मेथड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड मेथड हो जाएगा ये, सच मेथड also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seed। और vegetative propagation का और हम क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो प्लांट्स अपनी कैपेसिटी खो दिए हैं, जिनके अंदर सीड को प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी ख़त्म हो चुका है, ऐसे प्लांट को भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो कर सकते हैं। चौथा आपका एक और एडवांटेज दिया, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट्स प्लांट्स टू हैव इट्स कैरेक्टरिस्टिक। और जितने भी प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से हम ग्रो करते हैं वो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के जैसे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेम देखने को मिलेगा पेरेंट प्लांट के जैसा। ठीक है, तो ये चार मेथड है जो आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इम्पोर्टेंस याद रखना है और ये आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बुक में ही अंडरलाइन करवा दिया है, यहीं से आपके ये चार एडवांटेज बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो आपको लीफ दिख रही है ना, लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही मेथड से ग्रो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रायोफाइलम एक ऐसा लीफ है जिसके ऊपर क्या होता है, नोचेस। देखो, birds produce in the notches long along the margin of the bryophyllum fall on the soil and develop into new plant। तो ये जो ब्रायोफाइलम का लिप्स होता है ना, जब ये गिर जाता है नीचे तो इसमें ही एक न्यू प्लांट्स फिर यहाँ से प्रोड्यूस होने लगता है। दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ से ये नोचेस में ही बर्ड्स प्रेजेंट होता है, ये नोचेस बोलते हैं इसको, यहीं पे क्या होता है, बर्ड्स प्रेजेंट होता है। तो जब ये फॉल हो जाता है सोइल पे, फिर उसको न्यूट्रिशन वाटर सब मिल जाता है, तो यहीं से एक न्यू प्लांट्स, देखो इसके नोचेस से ही बहुत सारे न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो लीफ से आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप नाम बताइए उस प्लांट का या उस लीफ का जो फॉल होता है और वो ग्रो कर जाता है, उसके लीफ से कौन से प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो ब्रायोफाइलम है। ठीक है, याद रखिएगा ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है आपका मोर टू नो। तो मोर टू नो में टिश्यू कल्चर के बारे में बताया है। तो टिश्यू कल्चर क्या है, देखिए, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग tissue or separating cell from the growing tips of a plant, and the cell are then placed in an artificial medium where they divide repeatedly to form a small group of cell or cellus। तो क्या बोला गया है, टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, न्यू प्लांट को ग्रो कराया जाता है। कैसे कराया जाता है, जो प्लांट के जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं ना, वहाँ से टिश्यूज को निकाला जाता है।
ठीक है, उसको ग्रो कराया जाता है एक आर्टिफिशियल मीडियम में, उसी में न्यूट्रिशन ये सब प्रोवाइड कराया जाता है। एंड इस मीडियम में ये क्या करता है, टिश्यू या ये छोटी छोटी सेल डिवाइड करने लग जाता है और डिवाइड करके एक स्मॉल ग्रुप बना लेता है जिसको हम कैलस कहते हैं। ठीक है, एंड देन जब ये डिवाइड करके कैलस बना लेता है तो इस कैलस को ट्रांसफ़र किया जाता है अनदर मीडियम में जिसमें हार्मोन होता है ग्रोथ के लिए एंड डिफ्रेंसिएशन के लिए। ठीक है, प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर। फिर उस प्लांटलेट्स को सॉइल में डाल दिया जाता है और नॉर्मली फिर वो भी ग्रो कर जाता है और मैच्योर हो जाता है प्लांट्स। ठीक है, तो इस कल्चर को यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स लोग, ऐसे प्लांट जो हम डेकोरेटिव के लिए यूज़ करते हैं, फ्लावर वगैरह, गाड़ी वगैरह सजाने के लिए या घर वगैरह सजाने के लिए ओकेजन में, तो वैसे प्लांट्स को हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, और इस मेथड से जो प्लांट प्रोड्यूस होता है वो डिजीज फ्री होता है। ठीक है, यही था अबाउट टिश्यू कल्चर के बारे में, इसी को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। लास्ट मेथड है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए स्पोर फॉर्मेशन आपको किस में दिखाई देते हैं, राइजोपस में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोला अभी डेवलप्ड हो जाता है, आर दी हाइफी, उसको क्या कहते हैं हम, हाइफी कहते हैं। एंड दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शंस, बट टाइनी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको ऊपर स्टिक के ऊपर जैसा लगा हुआ है, ये आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इस टाइनी बॉल को स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे जब ये फटता है ना स्पोरेंजिया, तो इसके अंदर से छोटे छोटे ऐसे निकलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। ठीक है, यही आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। देखो यहाँ लिखा भी है कि टाइनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया, ये ब्लॉब्स क्या है, स्पोरेंजिया है, विच कॉन्टेन सेल और स्पोर्स, उसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे इस तरह के स्पोर्स प्रेजेंट हैं, दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। वही स्पोर छोटा छोटा क्या करता है, डेवलप करके एक न्यू राइजोपस में डेवलप्ड कर जाता है। तो ये क्या है आपका, हाइफी कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, हाइफी कहलाता है। ठीक है, जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो द स्पोर्स आर कवर्ड बाय ए थिक वॉल, ये एक एक जो स्पोर प्रोड्यूस होता है ना, इसके ऊपर थिक कवरिंग होती है। ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो, और ये इसको तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक इसको अपना फेवरेबल कंडीशन ना मिल जाए, तब तक ये थिक वॉल जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है अंदर में। ठीक है, और जैसे इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, मॉइस्ट सरफेस, ये क्या करता है, ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, so all the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual। तो अभी तक हमने देखा ये टोटल 6 मेथड देखा, और इन सारे मेथड में जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हो रहे थे वो फ्रॉम सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस्ड हो रहे थे। एंड ऐसे मेथड को हमने क्या पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ आ रही है ना, यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो देखो बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंट है, अमीबा एंड लिस्पेनिया आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और मल्टीपल फिजन किस में देखा था हमने, प्लाज्मोडियम में देखा था। ठीक है, तो याद रहेगा ये पॉइंट्स। तो बाइनरी फिजन में हमने देखा था कि एक पेरेंट सेल क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा था, एक पेरेंट्स बॉडी से बहुत सारे सेल प्रोड्यूस हो रहे थे, मेनी सेल प्रोड्यूसिंग, राइट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, सो बाइनरी फिजन में हम क्या लिख सकते हैं, दैट द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म, whereas multiple fission the parents organism split to form many new organism। ठीक है, और दोनों का हम एग्जाम्पल लिख लेंगे इसमें। बाय क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। तो देखो अभी हमने देखा था कि स्पोर फॉर्मेशन में क्या देखा था हमने, जो भी ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन करके रिप्रोड्यूस करता है
तो हमने देखा था कि उसका जो स्पोर होता है वो हार्ड कवरिंग का होता है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन में भी। ठीक है, जैसे ही उसको कंडीशन चाहिए ग्रो होने के लिए, अगर वैसी कंडीशन नहीं रही तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, इसको कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होता है, राइट। एंड इसकी वजह से क्या होता है, स्पोर्स लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहता है। ठीक है, लाइफ फॉर एवर, ये स्पोर कभी ख़त्म नहीं होता है, मरता नहीं है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये ओपन ही नहीं होता है। इसकी कोटिंग इसको प्रोटेक्ट करके रखता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये ग्रोथ होने लग जाता है। तो ये कभी भी लाइक डेथ नहीं होती है, तो स्पोर कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो इसका एडवांटेज हम यही लिख देंगे, स्पोर्स आर कवर्ड बाय हार्ड protective coat which enables them to survive under unfavorable condition। like unfavorable condition का मतलब lack of food हो सकता है, lack of water, extreme temperature। ऐसे सिचुएशन में वो क्या होता है, severe survive कर जाता है because of that hard protective layer। ठीक है, बट वेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, एंड जब उसका फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो देन दैट स्पोर कैन ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो यही इसका एडवांटेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजेनरेशन। क्योंकि क्यों मोर कॉम्प्लेक्स वाला ऑर्गेनिज्म सिंपली रीजेनरेशन प्रोसेस से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है? सिंपल सी बात है, देखो इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेशलाइज सेल होता है, राइट। और वो स्पेशलाइज सेल क्या होता है, टिश्यू बनाता है, और फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और फाइनली एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये सिंपली आप लाइक दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सिंपली दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस। सिंपली अगर इतने हाई डिग्री ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी को अगर आप सोचोगे कट कर दोगे और वो ग्रो कर जाएगा, तो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4, Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का हमने बेनिफिट 4 देखा था ना, उन चारों पॉइंट्स को हम लिख लेंगे। Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? DNA कॉपी क्यों एसेंशियल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में? क्योंकि DNA में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट्स से आता है और उस इन्फॉर्मेशन को पास करना होता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसीलिए डीएनए का कॉपी होना एसेंशियल पार्ट होता है रिप्रोडक्शंस में। आपको इन सब का जो मैंने एक्सप्लेन किया आंसर दे रही हूँ, आप इन सबको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।